एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि रीट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है कुछ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे ताकि एक बार आप अपनी तैयारी को चेक कर सको। और जितने टॉपिक्स हमने कवर कराए हैं स्पेशली मेरे चैनल पर, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसके लिए वीडियो पूरी देखना, बिकॉज सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता, टेस्ट सॉल्व करना भी ज़रूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड जेनेरिक। देखिए, जेनेरिक के लिए आपको करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन बताना है। जब मैंने आपको फोनेटिक सिंबल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको उस वर्ड को प्रोनाउंस करना है और उस हिसाब से आपको सिंबल्स लिखने हैं। तो आप देखो जेनेरिक, तो आप इसको प्रोनाउंस कर पा रहे हो तो उसमें सबसे पहले क्या शब्द आ रहा है? ज आ रहा है। तो सीधी सी बात है, आपको ज का सिंबल फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो आप देख पा रहे हो इसमें से ज का जो सिंबल है, अगर आपने फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ सिंबल होता है ज का। ठीक, तो अब आप ऐसा सिंबल देखो, तो ऐसा सिंबल आपको ये दिखाई पड़ रहा है। देखो उसमें जेड लिखा हुआ है, पर जेड एक्चुअली नहीं होता, वो कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है। ठीक, तो ये आपको दिख पा रहा है ज का, DZANERIK। कितना सिंपल है, तो इसका सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक, बाकी देखो, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो बहुत ज़्यादा इजी है। और जहाँ तक की बात करें हम फोनेटिक सिंबल की, तो इससे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना अच्छे से आपको समझ आएगा। बाकी आप चैनल पे 2 वीडियो पड़ी हुई है फोनेटिक सिंबल की, वो आप देख सकते हैं। सेकंड है, देखो CLT से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेमेडियल टीचिंग, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसको बहुत अच्छे से कवर करा गया है रीट एग्जाम में। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन CLT टीचर मस्ट नो। जब हम CLT की बात करते हैं, मतलब कम्युनिकेटिव लर्निंग टेक्निक की, ठीक, जो हमारी अप्रोच होती है CLT, उसको जब हम उसकी बात करते हैं, उसमें टीचर को क्या चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए? बेटर टू टॉलरेट एरर इन स्टूडेंट, नोट टू अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बेटर टू नोट डाउन द एरर्स, नोट टू टॉलरेट एरर्स। देखिए, बेसिकली ये कहना चाहता है कि जब CLT अप्रोच का यूज़ करता है टीचर इंग्लिश पढ़ाने में, तो क्या चीज़ उसको ध्यान में रखनी है। जब मैं आपको CLT पढ़ा रही थी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, तो हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया था कि बच्चे जो है ट्रायल और एरर के माध्यम से सीखते हैं CLT में। ठीक, और टीचर एक फैसिलिटेटर होता है CLT में, एक सुविधा प्रदाता होता है, वो इंस्ट्रक्टर नहीं होता है। तो अगर वो इंस्ट्रक्टर नहीं है, मतलब उसका काम सिर्फ ये नहीं होता कि आपने बच्चों को आदेश दे दिया और बच्चे आपके आदेश को पालन करेंगे। नहीं, दोस्त होता है बच्चों का, एक मोटिवेटर होता है बच्चों का टीचर। और बच्चे इसमें जो है ट्रायल और एरर के माध्यम से सीखते हैं। पहले गलती करते हैं, फिर सीखते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं। तो इसलिए टीचर का काम है बेटर टू टॉलरेट एरर इन स्टूडेंट। आप जो स्टूडेंट्स की गलतियां हैं उसको टॉलरेट करोगे, उसको जो है, ऐसा नहीं है कि उनको एरर को आपको नोट डाउन करना है या फिर स्टूडेंट्स को रोकना है कि आपको गलती नहीं करनी। नहीं, आप उनके दोस्त हो, आप उनके एक फैसिलिटेटर हो, तो आप उनकी गलतियों को टॉलरेट करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है आंसर होगा। देखिए, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है थ्योरीज को बहुत डिटेल में पढ़ना और बहुत अच्छे से पढ़ना, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, CLT स्ट्रेस ऑन। CLT किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करती है? कंटेंट, रेलिवेंसी एंड वोकेबलरी, फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बोथ A एंड B, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, CLT जो सबसे ज़्यादा फोकस करती है वो फ्लुएंसी पे तो करती है, बिकॉज CLT बेसिकली क्या है? कम्युनिकेशन अप्रोच है। कम्युनिकेशन बच्चे को आना चाहिए, भाषा का मीनिंग आना चाहिए और भाषा में कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो फ्लुएंसी पे तो ऑब्वियसली बात है फोकस करेगी। फ्लेक्सिबिलिटी भी फोकस करती है, साथ ही साथ ये कंटेंट, रेलिवेंसी एंड वोकेबलरी पे भी फोकस करती है। बिकॉज जब आप बोलोगे, तो अगर आपके पास वोकेबलरी नहीं है तो आप कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से इसके जो दोनों ऑप्शन है वो करेक्ट होंगे, तो बोथ A एंड B। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थ्योरीज अच्छे से पढ़ें आप। और CLT आपके सिलेबस में मेंशन है। CLT की मेरे पास 2 वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप दोनों देखें तो आपको बहुत डिटेल में CLT के बारे में पता चल जाएगा। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं? देखो, ये मैंने जब आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया था, मैंने तब भी आपको बताया था, टंग ट्विस्टर में एलिटरेशन यूज़ करा जाता है, अनुप्रास अलंकार। ठीक, टंग ट्विस्टर क्या होता है? जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चम्मच से चांदनी, क्या है वो, चंदू चटाई, जो भी कुछ है इस तरीके का, उसे कहते हैं टंग ट्विस्टर। तो उनमें आपने देखा होगा कि एक ही शब्द का रेपिटेशन होता है बार बार, तो वो किस में होता है? एलिटरेशन में, अनुप्रास में। ठीक, हाँ भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको कमेंट जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी।
बिकॉज वो हमें मोटिवेशन देता है, बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। सेकंड चीज़ है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग। रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व, बेसिकली रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। रेमेडियल टीचिंग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत अच्छे से आप रेमेडियल टीचिंग देखो। इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग स्किल, रेक्टिफाइंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आइदर ए और बी, नाइदर ए नॉर बी। देखिए रेमेडियल टीचिंग जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने तभी भी बताया था, इसमें लर्निंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, ये रेक्टिफाई करती है प्रॉब्लम को सही करने के लिए आप रेमेडियल टीचिंग करते हो। बच्चों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हो, फिर उस हिसाब से आप रेमेडी देते हो और बच्चों की प्रॉब्लम को सही करते हो। तो रेक्टिफाई अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग स्किल, दोनों ही इसके आंसर है, तो आइदर ए और बी। चलिए ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होएगा। नेक्स्ट है हमारा रेमेडियल टीचिंग इज। रेमेडियल टीचिंग बेसिकली क्या होती है? प्रेपरेशन ऑफ टीचिंग। बिल्कुल नहीं होती प्रेपरेशन ऑफ टीचिंग। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है जो पढ़ाने से पहले तैयारी करते हैं वो रेमेडियल टीचिंग है, बिल्कुल नहीं है। प्री टीचिंग प्रोग्राम है, वही अगेन टीचिंग से पहले वाला प्रोग्राम है, नहीं है। सिस्टमेटिक प्रोसेस है या रैंडम प्रोसेस है? क्या ये एक रैंडम प्रोसेस है? रैंडम प्रोसेस का मतलब है कि आपका जब मन करा आपने रेमेडियल टीचिंग दे दी, कि आज मेरा मन है रेमेडियल टीचिंग देने का, हम कर सकते हैं, नहीं। तो बेसिकली ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना है। जब मैंने आपको रेमेडियल टीचिंग पढ़ाई थी, मैंने तब भी बताया था कि रेमेडियल टीचिंग का एक प्रॉपर सेटअप होता है, प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर एक सिस्टम होता है, किस तरीके से आप किस प्रोसेस के थ्रू आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं। आप वीडियो में जाके देखना अगर आपने नहीं देखी है तो सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है रेमेडियल टीचिंग। ठीक, इसमें आप बच्चे की पहले डायग्नोज करते हो प्रॉब्लम को, उसके बाद उसको रेमेडी देते हो, फिर बच्चे से फीडबैक लेते हो, फिर उस हिसाब से आगे की चीज़ें करते हो। तो प्रॉपर एक सेटअप है इसका, प्रॉपर एक सिस्टम होता है, तो सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक, रेमेडियल प्रोग्राम इज डिजाइन कीपिंग इन माइंड। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, ठीक, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रेमेडियल जो प्रोग्राम होता है वो आप क्यों बनाते हो? ठीक, तो देखिए क्यों बनाते हैं आप, क्या चीज़ दिमाग में रख करके रेमेडियल टीचिंग कराई जाती है? ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ, बच्चे की स्ट्रेंथ को देख करके, वीकनेस को देख करके, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को देख के, नन ऑफ द अबव। देखिए इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज करेंगे, ज़्यादातर बच्चे इसमें ईच स्टूडेंट वीकनेस लिखेंगे, ठीक, ऐसा नहीं होता। रेमेडियल टीचिंग में आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों ही चीज़ें देखते हो बच्चे की, ठीक। बाकी जो हमारी वीकनेस होती है, उस वीकनेस को पकड़ करके आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो उसकी वीकनेस को, फिर उस हिसाब से रेमेडी देते हो। लेकिन स्ट्रेंथ भी साथ साथ आप बच्चे के देखते हो, बिकॉज आपको ये भी देखना है कि बच्चा किस चीज़ में बेहतर है और क्या क्या चीज़ें वो लैक कर रहा है, ठीक। तो ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे, आई फिल इन द ब्लैंक्स हैव ब्रॉट दिस अम्ब्रेला। तो बेसिकली ये आपका मॉडल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका होगा नीड नॉट। मुझे ज़रूरत नहीं थी आज अम्ब्रेला लाने की, तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, आई नीड नॉट हैव ब्रॉट दिस अम्ब्रेला। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्वेश्चन है अ पर्सन हु राइट्स अ प्ले। एक आदमी जो कि प्ले लिखता है उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन जब मैंने आपको प्ले के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था ये चीज़, तो उसको प्ले राइट कहा जाता है। प्ले राइट की स्पेलिंग क्या है? PLAYWRIGHT। तो बेसिकली ये इसका आंसर होगा, ठीक, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज डिसऑर्डर मीन। लैंग्वेज डिसऑर्डर का मतलब क्या है? पहला है ऑप्शन, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। बच्चे जो है मीनिंग नहीं समझ पाते हैं लैंग्वेज का। डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेसिंग हिज और हर थॉट, वो डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं एक्सप्रेस करने में अपने थॉट्स को। आइदर और बोथ ए एंड बी, या तो एक या तो दोनों ऑप्शन होंगे ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आइदर ए और बोथ ए एंड बी। अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी होती है लैंग्वेज को, और एक्सप्रेस करने में भी डिफ़िकल्टी होती है जब हम बात लैंग्वेज डिसऑर्डर की करते हैं, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, आइदर और बोथ ए एंड बी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के। देखिए अगर आप चैनल से हमारे जुड़े हुए हैं और इंग्लिश स्पेशली की बात करूँ मैं, आप पढ़ रहे हो, तो आपकी लगभग सारी टॉपिक्स हमने कवर करवा दिए हैं और काफ़ी डिटेल में करवाए हैं। तो आप लगातार चैनल के साथ बने रहिए और मैं आगे भी इस तरह की वीडियो लाती रहूँगी ताकि आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है वो पूरा प्रॉपर मजबूत हो जाए, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कॉमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।